नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में। रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है। यह समस्या तब होती है जब रीढ़ की हड्डी के दो वर्टेब्रा यानी L4 और L5 के बीच का डिस्क जो है अपनी जगह से खिसक जाता है। इसी को कहते हैं स्लिप डिस्क। और इससे नसों पर दबाव पड़ता है, जो नर्व्स होती हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद नाजुक भी होता है। इसको संभाल के रखना होता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है बेहद महत्वपूर्ण है दर्शकों। अब जब नसों पर दबाव पड़ता है तो दर्द होता है। इसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल हो सकता है, यानी कि जो लोग अधिक बैठे रहते हैं वो इससे ग्रसित हो सकते हैं। भारी जो वजन उठाते हैं, अचानक से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है, स्लिप डिस्क की संभावना वहां पर होती है। झटका लगने से, एक्सीडेंट होने से, और शरीर का सही पोस्चर ना रखना भी एक अहम कारण है। आपके खड़े होने, बैठने, यहां तक कि लेटने के लिए भी रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना जरूरी है। बैकबोन जो आपकी है, रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, उसको आपको संभाल के रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए उसकी। स्पाइन से जुड़ी समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, किशोर और युवा भी कमर और गर्दन के दर्द की शिकायत करने लगे हैं। स्पाइन हेल्थ को कैसे मजबूत रखें, कैसे स्लिप डिस्क की समस्या से बचें, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनको हम पूछेंगे कई प्रश्न। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको बताया कि आप जो तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, पीछे जो आपका पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कई ऐसी हड्डियां होती हैं जिनके बीच में जो गैप होता है वो एक सॉफ्ट टिश्यू के माध्यम से समझ लीजिए, एक फ्लूइड समझ लीजिए। और स्लिप डिस्क क्या होता है, अगर वो जो फ्लूइड है, अगर वो यहां पर रप्चर हो जाए, उससे वो लिक्विड वो निकल जाए, तो वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड जब निकल जाता है तो वो आपकी स्पाइन की किसी नर्व को टच करता है। जब वो नर्व को टच करने लगता है तो वो फिर आपको दर्द का एहसास जो है वो देता है। अब आप इसको कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे केसेस में आपको अगर पता करना है तो आपको सबसे पहले मैं कहूंगा, अगर ज्यादा कमर का दर्द है तो स्वयं अपना इलाज करने ना बैठें। यहां पर डॉक्टर्स के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और आप जा सकते हैं किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको यहां पर बेहतरीन ढंग से बताएगा, समझाएगा कैसे एक्सरे किया जाना है, और अगर केस थोड़ा सा जटिल हो जाए या और जानकारी लेनी है तो एमआरआई भी एक ऑप्शन है। लेकिन मैं बताऊं, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि डॉक्टर जयदीप बंसल, न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर पीयूष ओझा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी के। पीयूष साहब, आपका भी धन्यवाद। जयदीप जी, आपका भी धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। चलिए शुरुआत में करता हूं जयदीप बंसल जी आपसे। मेरा पहला प्रश्न, मैं आशा करता हूं दोनों का ऑडियो अनम्यूट हो, और शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। जयदीप जी, आखिर कब, किस एज से आदमी को इतना सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि अधिकतर जो जॉब्स हैं, ज्यादातर या तो बैठना पड़ता है, और कई अगर जो इंडस्ट्रीज में लड़के काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको दिक्कत है कि खड़ा ज्यादा रहना पड़ता है। किसी को, चाहे वो फौज में हो, ऐसे किसी काम में हो, खड़ा रहना भी ज्यादा दिक्कत देता है, बैठना भी। और आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लैपटॉप का इस्तेमाल करना, तो या तो कंधों का दर्द होगा या गर्दन का दर्द होगा और स्पाइन का पोस्चर टेढ़ा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली स्लिप डिस्क को आप किस श्रेणी में देखते हैं? ये बताना चाहूंगा कि स्लिप डिस्क जो प्रॉब्लम है, और ये किसी भी एज में नहीं, किसी भी एज में हो सकती है। पर्टिकुलरली जो एडवांसिंग एज है उसके साथ इसके चांसेस बढ़े जाते हैं। बट जैसा कि आपने कहा कि जो डेस्क जॉब है जिसके अंदर घंटों बैठना पड़ता है, स्पेशली जब आप लैपटॉप के सामने बैठे हो या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपका पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं रहता, और प्रोलॉन्ग सिटिंग है, एक्सरसाइज नहीं करते, या ज्यादा देर खड़े रहते हैं, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप सिटिंग जॉब, प्रोलॉन्ग सिटिंग वाला हो, तो बीच बीच में उठ के थोड़ा सा वॉक वगैरह जरूर कर लें, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उस चीज की जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। यानी कि रेगुलर एक्सरसाइजेज यहां पर जरूरी है। चेंज जॉब, बट यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, मतलब एक पोस्चर को मेंटेन करना, और जो पोस्चर में जैसे आगे जी बोलिए। बिल्कुल, जैसे आप बैठे भी हैं लैपटॉप के सामने भी, तो स्ट्रेट बैठ के आप काम करें और बैक को सपोर्ट देके काम करें। और उसमें जैसे आगे झुक के काम करना है, टेढ़े बैठ के आप लैपटॉप पे काम करें। कई ठीक है, आपकी बात को मैं समझा। थोड़ा सा आपका यहाँ पर ऑडियो कनेक्शन को हम ठीक करेंगे। जयदीप साहब, आपके ऑडियो को थोड़ा सा ठीक करते हैं, तब तक मैं डॉक्टर पीयूष ओझा आपसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका ले लेता हूँ।
अब क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है? यानी कि एक कहा जाता है कि स्ट्रेचेस की जाए, बट सबसे पहले क्योंकि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, जो पेन होता है वो नर्व का पेन ही है कि भाई जैसे अगर एक आम भाषा में लोगों को समझाना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान हैं पोस्ट कोविड। मुझे लगता है ये दिक्कतें और बड़ी, जब से वर्क फ्रॉम होम आया, लोग अपने घर में अपने हिसाब से, कोई बिस्तर में बैठ के काम कर रहा है, कोई सोफे में बैठ के काम कर रहा है, और जो ऑफिस का डेस्क होता है, जो ऑफिस की चेयर होती है, वो एग्जैक्टली डिजाइन की जाती है इस तरीके से ताकि आपका पोस्चर मेंटेन हो। वहां भी स्लिप डिस्क होने की संभावना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रीजन एग्जैक्टली क्या है? क्या अगर इंसान गलत बैठ रहा है, मैक्सिमम लोग गलत बैठ रहे हैं, तो वो भी आप बताइएगा बंसल साहब। नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए। तो पहले स्लिप डिस्क, यानी कि जिसे बहुत आम भाषा में डिस्क खिसकना कहते थे, एक डीजेनरेटिव बीमारी कही जाती थी, एल्डरली लोगों की बीमारी कही जाती थी। बट आज के दुनिया के अंदर जब लोगों का सिटिंग जॉब बढ़ चुका है, लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, तो ये यंग लोगों के अंदर भी आम तौर पर दिखने लग गई है। बिल्कुल। उसके इम्पोर्टेंट जो कारण है, एक तो हमारा डाइट इम्प्रॉपर होना। बिल्कुल। प्रॉपर अगर हम कैल्शियम सब्स्टिट्यूट नहीं लेंगे हमारी डाइट के अंदर, तो बोन्स वीक हो जाती हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप अपनी बैक का केयर नहीं करेंगे, रेगुलर स्ट्रेचिंग, जैसे कि अभी अभी कुछ देर पहले भी बताया गया, अगर नहीं करेंगे, और फिर कभी कभी ये होता है कि जब बहुत समय तक इनएक्टिविटी रहती है और हम एकदम से सोचते हैं कि चलिए हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, एंड देन आप हैवी वेट्स उठाना चालू कर देते हैं, तो एकदम से वो स्लिप डिस्क की बीमारी को बढ़ा देती है। बिल्कुल। अगर आपको कभी भी इस तरह के लक्षण आते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि बिना अपनी तरफ से कोई गूगल पे देखे आप बिल्कुल। पहले किसी डॉक्टर से मिले और बीमारी को समझें, और उसके बाद ही उसके इलाज के बारे में सोचें। ठीक है, ठीक है। मतलब इसको अगर स्टार्ट करना है जयदीप जी, तो सबसे पहले क्या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट के पास इंसान तब जाता है जब उसको लगता है कि केस थोड़ा और पेचीदा यहाँ पर है, या फिर दोनों से कंसल्ट किया जाना चाहिए? आप इसको डायग्नोज की अगर लेवल पर लाएं, डायग्नोज किस तरीके से करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति वो समझे केस को अपने? एक ऐसी चीज है जिसके लिए पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन को भी कंसल्ट कर सकता है, और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है। अगर बैकेक कमर के अंदर ही दर्द है, तो उसका मतलब ये नर्व्स दब रही है या डिस्क नर्व्स को दबा रही है, उसकी वजह से मसल स्पाज्म हो रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो उसके अंदर मेडिसिन से आराम आना चाहिए। बिल्कुल। और ऑर्थोपेडिशियन है वो इनिशियली देखते हैं, तो दे शुड बी कंसल्टेड। और अगर ये नर्व्स नीचे तक दर्द कर रही है, जिसे हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, तो रेडिकुलोपैथी एंड या कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगे, जैसे यूरिन पेशाब की कंट्रोल में दिक्कत हो, या मसल ये पैरों में वीकनेस ठीक है। वीकनेस आने लगे, ठीक। तो इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हेमंत बंसल जी, आपका स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, एक जो रेडिएटिंग पेन होता है, कहा जाता है जैसे स्लिप डिस्क, इसको किसी को L5 S1 के बीच में अगर उसको स्लिप डिस्क होती है तो उसका रेडिएटिंग पेन जो है वो हिप्स से लेकर पैरों तक जा सकता है, और वो काफी दर्दनाक हो सकता है, व्यक्ति काफी परेशान उससे हो सकता है ऐसे मामले में स्ट्रेचेस। लेकिन स्पाइन आपकी गर्दन से वहां से शुरू होकर नीचे तक जाती है, क्या ऊपर भी स्लिप डिस्क हो सकता है? यानी कि जिस व्यक्ति को आप ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी को अगर शोल्डर्स में पेन है, किसी को बैक में पेन है, और शोल्डर के साथ साथ उसको पूरा एक नर्व पेन भी, जिसको सर्वाइकल की श्रेणी में भी डाल दिया जा सकता है, क्या ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं? स्पाइन का सीधा हो जाना, वो तमाम चीजें, और इसमें अगर ऐसी स्थिति आती है डॉक्टर साहब, तो क्या किया जाना चाहिए? I think my name is being projected wrongly here. It's Dr. Nishant Bhatia, not Dr. Hemant Bansal. निशांत जी, ठीक है, इसको हम ठीक कर लेंगे निशांत साहब, सॉरी प्लीज। अब निशांत जी, जी आपसे ही प्रश्न था मेरा, प्लीज। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हमारी लोअर बैक में होती है, वही सेम प्रॉब्लम हमारी नेक में भी हो सकती है, जिसको हम सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एंड उसी के कारण, डिस्क की प्रॉब्लम के कारण ही जो दर्द है हमारा गर्दन में से उठता है, और उठ के हमारे दोनों हाथों तक जा सकता है, पूरा हमारा कंधे से लेके कोहनी से लेके हाथों तक जा सकता है। और सर्वाइकल डिस्क भी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि ये रेयर है। एंड अक्सर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको दोनों, यानी कि लंबर डिस्क और सर्वाइकल डिस्क दोनों की ही प्रॉब्लम होती है। उनके पैरों में भी दर्द जाता है, उनके हाथों में भी दर्द जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है इसको ट्रीट करना। एंड ऑफ पर कोर्स डॉक्टर साहब जैसे इसमें जैसे इसमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक केस है जिसको व्यक्ति को स्लिप डिस्क हो चुकी है, उससे वो ग्रसित था काफी समय तक, एमआरआई की जाती है तो उसमें पता लगता है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है या नहीं है, वो तमाम चीजें। बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम एन एक्सरे, एक्सरे में आपको पता लगता है कि जॉइंट्स आपके क्लोज आ गए हैं कि नहीं। अगर गैप कम हो गया तो आप स्लिप डिस्क की आप एडवांस स्टेज पर और जानकारी, पेन ज्यादा है तो एमआरआई कराते हैं। और ऊपर का भी अगर आपको लगता है स्पाइन स्ट्रेट है, अगर ऊपर का दर्द भी शुरू हो चुका है और ऊपर भी उसको शोल्डर्स में पेन है, कंधों पर पेन है और बिल्कुल स्पाइन में सर्वाइकल श्रेणी में है, तो अब उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए? उसको दोबारा से जाके एक्सरे कराना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए उसमें एग्जैक्टली क्या? डॉक्टर साहब जी, एक्सरे एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होता है। उससे हमें एक मोटा मोटा अलाइनमेंट एंड डिस्क स्पेस का पता चलता है तो कि पहले कहीं एक्सरे डिस्क स्पेस तो नहीं हो रहा। भाटिया साहब पहले एक्सरे करा लें, अगर तुरंत दर्द हो रहा है तो एक्सरे, जी अगर ज्यादा दिन तंग कर रहा है तो बिल्कुल। जी बिल्कुल। अगर एक्सरे पे हमें कोई लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी एक या दो लेवल पे डिस्क स्पेस कम हो रहा है जी। या अलाइनमेंट में फर्क आ रहा है, फिर हम उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कराते हैं कि भैया ये डिस्क स्पेस कम क्यों हो रहा है। क्या बिल्कुल। डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है, या डिस्क को कोई बीमारी खा रही है, साथ में हड्डी भी खा रही है। तो ये देखने के लिए फिर हमें आगे एडवांस भाटिया इन्वेस्टिगेशन साहब ये जो जैसे आपने बात कही एमआरआई कि या फिर डिस्क को सीटी स्कैन की कोई जरूरत पड़ती बीमारी है। खा रही है, उसका मतलब तात्पर्य क्या, किस तरीके से, क्या मतलब उसको डीजनरेशन की श्रेणी में आप बता रहे हैं या कुछ और भी डिजीजेस हैं जो स्पाइन को इफेक्ट करती हैं? जी हाँ, डीजनरेशन तो एक है ही है, बट और भी डिजीजेज होती हैं जो स्पाइन को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, जो ओके। कि हमारे देश में बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो उसमें जो है जो बीमारी होती है वो डिस्क भी खाती है और आसपास की हड्डी भी खाती है। तो ये भी देखने के लिए एक जरूरी बन जाता है कि एमआरआई और सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब मैं अब दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूं। पीयूष ओझा जी, आपके पास मैं जा रहा हूं। मेरे साथ काफी लोग जो मेरे से चर्चा में रहते हैं वो बताते हैं कि अब स्पाइन जो है हमारी, जो नर्व्स जो है वो टच होने लगी हैं। अब उसको नापा जाता है, बहुत छोटा सा उसका डायमीटर जो होता है वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन जब किसी को कई लेवल्स पर अगर वो उसके नर्व्स, स्लिप डिस्क कई श्रेणियों में हो जाए तो उसको करना क्या चाहिए? नर्व पेन उसको स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉडी के पोस्चर को दोबारा क्या करेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि डीजेनरेटिव डिजीज है, रिवर्सिबल, शायद काफी लोगों ने सुना कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपकी स्पाइन में ये हो गया तो आप उसको केवल मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर कोई व्यक्ति बताए मुझे कि उसकी नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, एमआरआई में आ चुका है, तो व्हाट शुड ही डू, क्या करना चाहिए उसको सर? देखिए ना, ये इसका जो इलाज है मोस्टली सिम्टम्स के आधार पर देखा जाता है। अगर मरीज को पेन प्रिडोमिनेंट सिम्टम है तो कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसमें हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस कहते हैं। उनसे मरीज का दर्द काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक। पर अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर मरीज को अगर पैरों के अंदर कमजोरी या हाथ के अंदर कमजोरी आ रही है, या फिर जो हमारी लोअर स्पाइन के अंदर डिस्क कंप्रेशन से अगर ब्लैडर या मोशन पास करने में भी दिक्कत आ रही है, तो फिर हम एक सर्जिकल ऑप्शन हमेशा एक्सप्लोर करते हैं। इन दोनों ट्रीटमेंट मोडालिटी के बीच का एक ऑप्शन होता है कि सीवियर पेन के अंदर कभी कभी हम उस पर्टिकुलर नर्व पर जाकर एक लोकल इंट्रा आर्टिकल लोकल नर्व इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ आ सकता है। बट मोर और लेस ये ट्रीटमेंट जो भी मोडालिटीज होती हैं टेम्पररी होती हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं। अगर परसिस्टेंट पेन है विथ कुछ मसल वीकनेस और या फिर ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, तो आई थिंक सर्जिकल ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है आप उसको सजेस्ट करते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी मैं जाता हूं। सभी से मैं एक प्रश्न महत्वपूर्ण लूंगा। जयती बंसल जी, आप मुझे बताइए कि अगर काफ़ी लोगों को एक आदत होती है, वो तकिया जो काफ़ी, पिलो जो है वो काफ़ी रेज्ड इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें कईयों को ये परेशानी है, किसी को अगर रिफ्लक्स की समस्या है, गर्ड की समस्या है, तो शायद वो एसिडिटी से बचने के लिए वो करेगा अपने पिलो को रेज, और उसको जब यहाँ पर गर्दन का दर्द होने लगे, उस तरीके से चीज़ें होने लगे, और स्लिप डिस्क क्या आपके बेड के पोस्चर से, आपके मैट्रेस के पोस्चर से भी स्लिप डिस्क की संभावना रहती है क्या सर? डेफिनेटली, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ड्यूरिंग स्लीप लोगों में एक मिथ है कि पिलो नहीं लगाना। अगर स्ट्रेट लेट रहे हैं तब तो पिलो नहीं होना चाहिए। अगर करवट लेके ले रहे हैं तो साइड में गर्दन लटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर आप ये देखेंगे कि पेशेंट करवट लेके अगर सो रहा है तो वो सर नेक को सपोर्ट करना जरूरी है। और अगर जहां तक आपने गर्ड की प्रॉब्लम के लिए कहा, उसमें ये जरूरी नहीं है कि नेक को हमने स्ट्रेट करना है, नेक को बेंड करना है। वो पूरी अपर पार्ट को अगर हम स्ट्रेट करते आप करते हैं
ठीक है, दैट विल आपका थोड़ा सा नेटवर्क। सर्वाइकल वाली विषय हाँ है, हाँ, उससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। आप अब अपनी नाउ बात तो इट्स कंप्लीट क्लियर। कर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे जो ड्यूरिंग स्लीप नेक का जो पोस्चर है वो न्यूट्रलाइज पोस्चर, मतलब स्ट्रेट रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में सो रहे हैं तो उस पोजीशन में तो हमें पिलो नहीं लगाना है, लेकिन अगर हम करवट लेके सो रहे हैं तो हमारी गर्दन लटकनी नहीं चाहिए। हाँ इसका मतलब हमारे बंसल साहब, एक तो मतलब फिर पिलो एक रहना की चाहिए, जगह उसको हम कहते दो हैं तकिए कंटूर पिलो। लगाए जाएं, एक की जगह दो तकिए लगाए जाएं, यानी कि आपके शोल्डर नो से नो 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 लेकर। नो नो, अच्छा, उसका उसका कितना कितना जो है, कितने पिलोज का इस्तेमाल, क्योंकि अगर आप करवट लेके जो सोते उसको हैं। करते हैं हाँ हम्म। नहीं, करवट दो पिलो नहीं, उसमें एक सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नेक का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, है ना। ठीक अगर आप करवट लेके सो रहे हैं तो गर्दन लटकनी नहीं चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ आपको या तो पिलो लगाओ या आपने कुछ सपोर्ट लगा जिससे गर्दन स्ट्रेट रहे। और इसको, इसके लिए एक स्पेशल पिलो आता है, इसको कहते हैं कंटूर पिलो। तो कौन कंटूर पिलो का यूज किया कॉन्टूर, जाता है। अच्छा ठीक और है। सेकेंडली जो आपने गर्ड के लिए कहा, हाँ उसके लिए जो पोस्चर अपवर्ड किया जाता है वो सही है, बट उसमें नेक को बेंड नहीं करना। उसे मोटा पिलो नेक के नीचे नहीं लगाना, ठीक है, बेड को ही आप एक ऊपर की तरफ कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि जो हाँ अपर पोर्शन ऑफ बॉडी है वो थोड़ी चप हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब भाटिया साहब, मैं आपसे अगला प्रश्न ये लूंगा कि भाई क्या जो बेल्ट पहनी जाती है, जिसमें आप लगातार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बेल्ट पहन लें, वो कितनी ज़रूरी है, कितने लंबे समय तक उसको पहनना है, किस स्टेजेस में उनको पहना जाना चाहिए, और उसका क्या सपोर्ट होता है, बेल्ट का क्या इस्तेमाल है कि भाई अगर स्लिप डिस्क हो चुकी है, और क्या पॉस्चर करेक्शन वाली बेल्ट जो अब मार्केट पर ऑनलाइन बिकने लगी हैं कि जिससे आपके शोल्डर स्ट्रेट रहें, बैक सीधी रहे और आप बिल्कुल ऐसे पॉस्चर में रहें जैसे एक बच्चा रहता है, जैसे नॉर्मल बैक पॉस्चर, क्या ऐसे पॉस्चर करेक्टर बेल्ट को भी लिया जाना चाहिए, उससे लाभ मिलता है, सफलता कुछ में हाथ लगती है कि ऐसे केसेस में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बेल्ट के रिगार्डिंग। लोगों को अक्सर लगता है कि बेल्ट एक तरीके का बहुत ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम का, बट ऐसा नहीं है। बेल्ट खाली एक स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, और बेल्ट का काम होता है हमें मेंटली याद दिलाना कि हमें बार बार आगे झुकना नहीं है, क्योंकि ये डिस्क की प्रॉब्लम जो होती है आगे बिल्कुल झुकने से बढ़ती है, बिल्कुल। दर्द बढ़ता है, पैरों में दर्द जाना बढ़ता है। तो जो बेल्ट का काम होता है वो एक तरीके से ये होता है कि हमारा पोस्चर मेंटेन करे, लंबर स्पाइन या लोअर स्पाइन का। दूसरा, हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाती रहे कि हमें आगे नहीं झुकना है, क्योंकि बेल्ट आगे से हमें झुकने नहीं देगी। तो बिल्कुल ये इस बेल्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और इसको हम अक्सर जो है मॉडरेट स्टेजेस में यूज कर सकते हैं, जब अगर पेशेंट जो है वॉकिंग और अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहा है, रूटीन एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसके साथ हम चलते समय, या पेशेंट जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए बैठा है या खड़े होकर कुछ काम कर रहा है, उस समय के लिए बेल्ट का यूज हम लोग एडवाइस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपने पूछा कि पॉस्चर करेक्टर, पोस्चर करेक्ट जो जो कि आजकल यहां से मार्केट बिल्कुल एक में। बैग की तरह यहां से बेल्ट होता है, और पूरा ऑनलाइन कहीं है, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, उसमें बेल्ट भी जी जी आती है, कईयों में बेल्ट नहीं भी आती, और कईयों में बिल्कुल केवल पॉस्चर करेक्टर होता है ताकि आप बिल्कुल जी ऐसे रहें, एकदम सीधे। जी जी। जिन लोगों का पोस्चर बहुत ही खराब होता है, जो लोगों का डेस्क जॉब होता है, लैपटॉप के आगे, स्क्रीन के आगे बहुत प्रोलॉन्ग्ड आवर्स होते हैं, अक्सर वो लोग आगे झुक के या स्लाउच करके, जिसको हम बोलते हैं कि स्लाउच करके बैठते हैं वो लोग। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए उस करेक्टर का कुछ कुछ रोल है डेफिनेटली। जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए अगर वो काम कर रहे हैं उस समय के लिए अपना पोस्चर करेक्टर पहन सकते हैं। बट अगेन, ये ऐसा नहीं है कि इसको आपको 24 घंटे लगा के रखना है, उसका हानिकारक इफेक्ट भी हो सकता है। तो जिन लोगों को पोस्चर की प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया तो है, एक एंड टाइम इसका फ्रेम यूज सर, भाटिया सुटेबल। साहब, एक टाइम फ्रेम भी अगर आप बताते चलें कि अगर बेल्ट पहन रहे हैं तो कितनी देर उसको पहनना चाहिए, और अगर आप पॉस्चर करेक्टर जो पॉस्चर करेक्टर जो बेल्ट है वो पहन रहे हैं तो फिर क्या उसका टाइम फ्रेम रखा जाए? जी, पोस्चर करेक्टर का तो अगर आप जैसे स्क्रीन के आगे बैठे हैं, अपना लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए 2-4 घंटे के लिए, 4 से 6 घंटे के लिए दिन में, जी। इतना यूज करेंगे तो वो सफिशिएंट रहता है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करके अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन करना है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। सिमिलर, बेल्ट जो होती है वो भी, अगर आप कुछ हैवी एक्टिविटी वगैरह कुछ करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको मजबूरी है, काम करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में तो आपको लगा के रखनी है। रात को सोते समय, बेड में लेटे समय आप
बेल्ट को हटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जयदीप बंसल साहब, अब आप पे मैं आता हूं। एक तो हमने ऊपर की बात कर ली, हमने बेल्ट्स की बात कर ली, हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत समझ लिया कि भाई एक एक्सरे एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहली चीज़ होती है। लेकिन इंसान जो फोकस नहीं करता सबसे ज़्यादा वो है अपने जूते। जूते कोई भी ले लेते हैं, किस तरीके का भी जूता ले लेते हैं, और जैसे जो ऑफिस गोअर्स हैं ख़ास तौर पर वो ऐसा हार्ड जूता लेते हैं। जैसे जो एक फौज का जूता होता है वो काफ़ी हार्ड माना जाता है, लेकिन फौजियों की फिजिक बेहतर होती है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर होती है, सब कुछ स्ट्रेचेस वो करते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन नॉर्मल आदमी जो एक सख्त जूता पहन रहा है वो अपनी स्पाइन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और क्या सॉफ्ट शूज़ पहनने चाहिए, सॉफ्ट सोल्स पहनने चाहिए, एक कॉमन गाइडलाइन उसके तर्ज पर भी कि भाई अगर झटका लगता है, आप चढ़ते हैं सीढ़ी या फिर दौड़ते हैं, तो शूज़ का उस पर स्पाइन पर असर, उसके बारे में सर। मतलब पहले तो मैं एक ये बताना चाहूँ, बेल्ट का यूज है वो बहुत एक्सटेंड किया था कि नुकसान हो जाती है और वो हानिकारक भी होती है। एंड दूसरा मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा कि जो शूज हैं, जो वॉकिंग है वो डायरेक्टली बैक को अफेक्ट करती है। अगर हम देखें अलाइनमेंट, जो स्ट्रेट स्पाइन है, नंबर है, वो एक जो बैलेंसिंग होगी उसकी वजह से स्पाइन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर शूज ठीक नहीं है या प्रॉपर वॉक नहीं कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली बैकएक को वो नुकसानदेह होगा। इसीलिए शूज का यूज और चूज करने में बहुत तो वो सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा सा आपका नेटवर्क सर थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा दिक्कत वहां पर आ रही है, लेकिन आपकी बात को मैं समझ चुका हूं कि भाई ज्यादा बेल्ट से भी महत्वपूर्ण शूज का जो है इस्तेमाल होना चाहिए, और वो गलत अगर आप पहनेंगे तो स्पाइन को ज्यादा असर यहां पर देंगे। अब भाटिया साहब, अब आप पर मैं आना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं जो इनकी बात को आप आगे बढ़ाएं शूज के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं ये एपिसोड लोग देखें, डिजिटल पे भी इसको हम जब अपलोड करेंगे तो सारा समझ जाएं कि भाई बेल्ट से लेकर शूज तक शूज कितने सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि या तो आपको ऐसे शूज पहनने चाहिए वॉकिंग शूज, या फिर अगर आप हार्ड शूज पहन रहे हैं ऑफिस गोअर्स जो हैं, तो क्या उनको सजेस्ट करेंगे सोल के माध्यम से तमाम चीजें कि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति को स्लिप डिस्क है और उसको ऑफिस तो जाना पड़ेगा, तो क्या शूज पहन के वो जाए? जी, ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो स्पाइन के थ्रू ट्रांसफर होकर हमारे पैरों पर आता है। तो जब हमारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमारे शूज ठीक ना हो तो वो हमारा पेन जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कंफर्टेबल कंफर्टेबल शूज पहने। इट इज नॉट जस्ट कि सॉफ्ट जूता होना चाहिए। कई बार सॉफ्ट शूज भी अनकंफर्टेबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द शूज शुड बी कंफर्टेबल, जिसमें आपकी पैरों की उंगलियां आगे से ना दबे स्पेशली। ठीक है। एंड सॉफ्टनेस का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जी ठीक। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए या बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए, बट यस, हार्ड सोल के जूते जो होते हैं, जो नुकसान देंगे। फॉर्मल शूज या आप समझते हैं, वो कई हद तक हानिकारक होते हैं। तो वी नीड सॉफ्ट सोल फुटवेयर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनसोल्स लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारी सिलिकॉन जेल सोल्स बिल्कुल। एंड अदर फोम्स आर अवेलेबल, जिनको आप जूतों के अंदर यूज कर सकते भाटिया हैं। साहब, कोई नॉर्मल इंसान भी इंसोल्स का इस्तेमाल कर सकता है? वो जेली लाइक सब्सटेंस की तरह से मेरे को लगता है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। हाँ। जी हाँ, अगर किसी को पैरों में दर्द रहता है प्रोलॉन्ग्ड जूते पहनने की वजह से, वो ठीक है। बिल्कुल इंसोल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। बेसिकली वो आपके पैरों पर प्रेशर जो होता है वो कम करते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल जो है बहुत पेन बहुत रिलीविंग इफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगा, बंसल साहब, भाटिया साहब, सभी का, ओजस साहब आपका।